दोस्तों, हमारे देश में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र के 3 प्रमुख पिलर होते हैं। एक होती है जुडिशरी जिसे कहते हैं न्यायपालिका, एक है एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं कार्यपालिका और एक होता है लेजिस्लेचर जिसे विधायिका कहा जाता है। भारत में विधायिका 2 स्तरों पर केंद्रीय और राज्य स्तरों पर है। जो केंद्रीय विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेशन है उसे संसद कहा जाता है। वहीं राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। जो हमारी संसद है ये 3 भागों में बटी है। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। वहीं राज्यसभा की अध्यक्षता देश के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, जो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। उन्हें कहा जाता है पदेन सभापति। तो लोकसभा में स्पीकर होंगे अध्यक्ष और राज्यसभा में होते हैं सभापति। ये सभापति कौन है मैंने बताया, वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है, तो अभी है जगदीप धनखड़ साहब। तो अभी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ कि उनको पद से हटाए जाने की मांग की जा रही है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसके लिए हमको देखना होता है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 67। राज्यसभा में इंडिया अलायंस जो है उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल रखा है। क्यों आया ये अविश्वास प्रस्ताव, जगदीप धनखड़ साहब को क्यों हटाने की बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है जिनके आधार पर उनको हटाया जा सकता है, क्या वर्तमान समय में जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें उनको हटाने की संभावना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी जानेंगे कि जो नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल लेकर आई इंडिया अलायंस उसमें राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी ने साइन नहीं किया। उन्होंने क्यों साइन नहीं किया, आज इसकी पूरी पड़ताल इस लेक्चर में हम करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि इसमें आपको वर्तमान में देश में घट रही घटनाओं के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, लॉ और लीगल जानकारी आपको मिलेगी, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो 9 दिसंबर को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध का मुद्दा गंभीर है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के एक संगठन से है जिसमें कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की सहमति की बात कही थी। 10 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ ने एनडीए को यह मुद्दा उठाने की इजाजत दे दी। इस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सभापति ने विपक्ष को चुप करवा दिया। यहीं से इंडिया अलायंस को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिल गया। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी सांसदों ने सहमति भी दे दी। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने बताया कि यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। इंडिया अलायंस इस प्रस्ताव के जरिए संदेश देना चाहती है कि सभापति धनखड़ अपने नेताओं को ही सदन में बोलने का मौका देते हैं। तो अगर राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं तो आपको इन सब बातों के बारे में जानकारी पहुंच रही होगी, मिल रही होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने के भीतर दूसरी बार ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आया है और विपक्ष सभापति धनखड़ को लगातार हटाने की साजिशें कर रहा है या कोशिशें कर रहा है या लगातार ऐसी बात हो रही है, इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। तो 10 दिसंबर को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट लिखा। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा इंडिया अलायंस के पास दूसरा रास्ता नहीं था, ऐसा वो लिख रहे हैं कि ऑल पार्टीज बिलोंगिंग टू द इंडिया ग्रुप have had no option but to formally submit a no confidence motion against the learned honorable chairman of the Rajya Sabha for the extremely partisan manner in which he has been conducting the proceedings of the Council of States। वो लिख रहे हैं कि सभापति विपक्ष को सदन में बोलने का ही मौका नहीं देते और इंडिया अलायंस के दलों के लिए ये बहुत ही दर्दनाक फैसला है, ऐसी बात ये लिख रहे हैं। इसके पहले 8 अगस्त 2024 को भी ऐसा कुछ हुआ था। मानसून सत्र चल रहा था, धनखड़ और विपक्ष के बीच में विवाद हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया था। धनखड़ ने खड़गे को चुप कराते हुए कहा कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर सकते, यह परंपरा के खिलाफ है। विपक्षी सांसदों ने इस पर जमकर हंगामा किया। सभापति धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपका आचरण सदन में घटिया है, मैं आपके कृत्य की निंदा करता हूं, अगली बार मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं। विरोध कर रहे जयराम रमेश के किसी बात पर हंसते हुए धनखड़ गुस्से में तमतमाते हुए बोले थे कि कांग्रेस सांसद हंसिए मत, मैं आपकी आदतें जानता हूं, कुछ सांसद गलत टिप्पणियां करते हैं। कुछ देर बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ और धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के बर्ताव को अराजक और अशोभनीय बताया। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर सभापति के पद की गरिमा को धूमिल करने का भी आरोप लगाया और इसके बाद कुछ देर के लिए सभापति की कुर्सी छोड़कर चले गए थे। अब ये तो हो गई बातें कि क्या कुछ घटा है मानसून सत्र में और अभी 9 और 10 दिसंबर को।
लेकिन मैं आपके सामने ये लेक्चर लेकर क्यों आया हूं? ये जानकारी देने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूं कि राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है या क्या कुछ चला है। मेरा उद्देश्य है इस बहाने आपको संविधान और कानून से संबंधित कुछ जानकारियां देना। प्रश्न ये है कि क्या राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है? और इसका सीधा उत्तर है नहीं। क्योंकि राज्यसभा के सभापति सभापति इसीलिए हैं क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने बताया था वो पदेन यानी एक्स ऑफिशियो सभापति होते हैं। यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो सबसे पहले उनको उपराष्ट्रपति पद से हटाना पड़ेगा। क्या प्रक्रिया है इसके लिए संविधान में, आइए जानते हैं। तो देश के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हमको देखना होता है संविधान का अनुच्छेद 67 जहां उनकी नियुक्ति और पद से हटाने से जुड़े नियम हैं। इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। इसके तहत क्या क्या करना होता है? सबसे पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब प्रस्ताव सभापति के खिलाफ विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता वे नहीं कर सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटों की समानता के मामले में मतदान का अधिकार नहीं मिलता है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के आर्टिकल 67B के अनुसार उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों के बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है और इसके बाद ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब इसमें दो तरह के प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या विपक्ष दलों के पास संसद में बहुमत है? जिसका उत्तर साफ है, नहीं, उनके पास बहुमत नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाने के 14 दिन होने के पहले सत्र समाप्त हो जाए, जैसा कि होने वाला है अभी, तो उस प्रस्ताव का क्या होगा? तीसरा एक प्रश्न और उठता है कि क्या देश की आजादी से लेकर वर्तमान समय तक या संविधान लागू होने से लेकर वर्तमान समय तक कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या किसी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है और उनको पद से हटाया गया है? तो तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं वन बाय वन दे दूं। पहली बात तो ये कि विपक्षी दलों के पास जो है बहुमत नहीं है, और तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि वर्तमान समय तक 1950 से लेकर 2024 तक किसी भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाकर उनको पद से नहीं हटाया गया है। फिर एक बात और समझते हैं कि अगर 14 दिन से पहले सत्र खत्म हो जाए तो प्रस्ताव का क्या होगा? तो नियम यह है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिया जा चुका है और सरकार इससे पहले कि 14 दिन का समय खत्म हो, सत्र खत्म कर देना चाहती है। हालांकि एक बार नोटिस दिए जाने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह राज्यसभा और लोकसभा में 14 दिन बाद चर्चा जरूर कराए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कहा जाएगा। तो इस बार अगर 14 दिन से पहले सत्र खत्म हो जाता है तो ऐसे में इस पर चर्चा संभव नहीं है। शायद अगले सत्र के शुरू होने पर ही आगे की प्रक्रिया संभव हो पाए। फिर मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि संसद में विपक्षी दलों के पास बहुमत नहीं है। ये मैंने किस आधार पर कहा? तो राज्यसभा की वेबसाइट पर जाएं तो फिलहाल दिखाई पड़ता है कि सदस्यों की कुल संख्या 231 है। सदन में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर विपक्षी दल महाभियोग लेकर आते हैं तो उसे बहुमत से पास होने के लिए 116 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। राज्यसभा में फिलहाल इंडी गठबंधन के पास कुल मिलाकर 84 सांसद हैं। इसमें कांग्रेस के 27 हैं, टीएमसी के 12 हैं, आम आदमी पार्टी और डीएमके के 10-10 हैं। राज्यसभा में अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो भी जाता है और अन्य दलों के सभी 11 सांसद प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो भी कुल मिलाकर 95 सांसद होंगे। बहुमत के लिए 116 सांसद चाहिए होंगे, जिसमें 21 सांसद कम रह जाएंगे। ऐसे में स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना संभव नहीं है। अगर किसी तरह राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो भी गया तो उसे लोकसभा में भेजा जाएगा, जहां विपक्ष के साथ बहुमत के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। तो फिर एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या नहीं है तो फिर क्यों वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं? तो इसके पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि ऐसा करके वो सभापति पर दबाव बनाना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा तो ये है कि संसद में सभी को बराबरी से बोलने का मौका दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, उसे बोलने का अवसर नहीं देना, ये तो उसके फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 19(1)(a) उसमें जो मूल अधिकार उसे दिया गया है, राइट टू स्पीच, ये तो आम नागरिक को दिया गया है, बोलने का अधिकार है। अगर किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो ये तो बात गलत है। लेकिन अगर जानबूझकर विपक्षी दल के सांसद हंगामा खड़ा करके संसद की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते और ऐसे में सभापति कड़ा रुख अपनाते हैं तो ये तो उनकी ड्यूटी है। एक प्रश्न और अंत में लेते हैं। प्रश्न ये है कि सोनिया गांधी ने, जो कि राज्यसभा की सांसद हैं, मेंबर हैं, उन्होंने क्यों इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो आपको जानकारी दे दूं कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल रखा गया,
सभापति के खिलाफ, उस दिन सोनिया गांधी संसद में थी ही नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है दिल्ली की खराब हवा के कारण। लेकिन जो न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिला, उसमें पता चला कि अगर वोटिंग होती है सभापति महोदय के खिलाफ, तो उसमें सोनिया गांधी जरूर वोट करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात स्पष्ट पता चली गई होगी कि क्या कुछ चल रहा है संसद में जगदीप धनखड़ के खिलाफ। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और वो पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। साथ ही मैंने ये भी बताया कि संख्या बल नहीं होने के बाद भी क्यों विपक्षी दल सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, और इन सभी जानकारियों के साथ आपकी थोड़ी समझ संविधान और उपराष्ट्रपति और सभापति पद के बारे में बनी होगी। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और समझना है देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को कानून के नजरिए से। और अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिलते रहें। आप उन वीडियोस को देखें, कमेंट करना भूलें नहीं और इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।